A very good evening to all my bachcha log, all my students, boys and girls. Welcome back to my class. I'm Dr. Shweta Malani, your biology coach. And जो class 12 का हम lecture कर रहे हैं, that is chapter 6, molecular basis of inheritance. We have already done 2 lectures. I'm very happy, super duper excited. We have already had 2 great lectures. आप सबने कहा आपको अच्छे समझ में आ रहा है. This is basically a building up chapter. इसमें सिर्फ concepts हैं और अगर आप उसको ध्यान से सुने, you will not find a chapter easier than this, right? So with that, since हमारे 2 lectures अच्छे से हो चुके हैं और हमने एक background already तैयार कर लिया है, तो हम अब उससे आगे बढ़ेंगे. Basically अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? We are studying the structure of DNA. राइट और डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है डीएनए इज अ डबल हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जिसमें से हमने न्यूक्लियोटाइड then how what is a nucleotide, what is a polynucleotide, what is a polynucleotide chain, how to make double chain, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं. ठीक, अब हमें पढ़ना है कि ये डबल चेन को हम हेलिकल कैसे बनाएं. दैट मीन्स वी नाउ वांट टू नो व्हाट इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ठीक है, आज का क्लास थोड़ा स्पेशल है. क्यों? क्योंकि न केवल आज हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को कंप्लीट करेंगे बल्कि चैप्टर के स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक का जो हमारा सफर है यहाँ पूरे पोर्शन को एक बार हम एनसीईआरटी से भी डिस्कस करेंगे. वी आर गोइंग टू ब्राउज थ्रू योर एनसीईआरटी. वहां पर हम एवरी लाइन पर रुकेंगे, उससे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं हम उन क्वेश्चंस को लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे. मैंने कहा था क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत फर्टाइल चैप्टर है, इससे बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं और आ सकते हैं. उन क्वेश्चंस को हम सब स्टडी करेंगे एंड हम उनको मार्जिन में नोट डाउन भी करेंगे. इसलिए दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, आज के लेक्चर के वक्त एनसीईआरटी लेकर बैठिए. अगर नई एनसीईआरटी लिया आपने, आप वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए, दौड़ के जाइए एनसीईआरटी को लेकर आइए, बिकॉज द एनसीईआरटी रीडिंग एंड क्वेश्चन डिस्कशन विल बी द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर. Right? So without wasting much time, first I will give you an overview or a revision of whatever I have taught till now and then we will proceed from here ahead. ठीक? So a quick recap of what we have studied till now. हम पढ़ रहे थे डीएनए का स्ट्रक्चर. वी नो दैट डीएनए इज अ डबल हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. मैंने आपको बताया था पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड, फिर हम पढ़ेंगे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनाते हैं. Once we have made one polynucleotide chain, we are going to make a double chain, and once this double has been done, we need to make it helical. ये 3 पोर्शन हमारा हो चुका है. आज हमें पढ़ना है कि ये डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हेलिकल स्ट्रक्चर में कैसे अरेंज होता है. उससे पहले a quick recap. So what is a polynucleotide? We know that DNA is polynucleotide. It is made up, its unit is nucleotide, which is made up of sugar, base and phosphate. The sugar is actually a ribose sugar. This ribose sugar के second carbon का OH में से जब हम O हटा देते हैं, it becomes deoxyribose sugar. Ribose sugar is found in RNA. Deoxyribose sugar is found in DNA. इसके अलावा इसमें बेस पाया जाता है. इस बेस को हम नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं बिकॉज ऑल द बेसेस इनवेरिएबली दे कंटेन नाइट्रोजन. ये बेसेस 2 तरह के होते हैं. अगर ये डबल रिंग है उसे हम कहते हैं प्यूरीन, और अगर वो सिंगल रिंग है तो हम उसे कहते हैं पायरिमिडीन. ये जो प्यूरीन है ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंस इन द साइड ग्रुप और द फंक्शनल ग्रुप. One is called as guanine and the other is called as adenine. DNA and RNA में सेम प्यूरीन पाया जाता है. जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं पायरिमिडीन. ये जो पायरिमिडीन है ये पायरिमिडीन डीएनए में होते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन. आरएनए में द थाइमिन इज बेसिकली रिप्लेस्ड बाय यूरासिल. जब एक हम शुगर को बेस के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से जोड़ते हैं, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, देन द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड. जब इस न्यूक्लियोसाइड के शुगर के 5th कार्बन के साथ हम फॉस्फेट अटैच करते हैं, देन द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड.
हर न्यूक्लियोटाइड में, अगर ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो शुगर एंड फॉस्फेट सेम होगा, द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज द बेस। अकॉर्डिंगली न्यूक्लियोटाइड डीएनए में 4 तरह के होते हैं, एएमपी, जीएमपी, सीएमपी, टीएमपी, बट इन केस ऑफ आरएनए टीएमपी की जगह यूएमपी पाया जाता है। जब हम दो न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जोड़ते हैं, इससे हमारा बनता है एक डाइन्यूक्लियोटाइड। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जोड़ते हैं तो हमारा जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड को आप गौर से देखेंगे तो इसका एक बैकबोन है, ये बैकबोन बना हुआ है शुगर एंड फॉस्फेट का, जिसमें से बेसेस बाहर की तरफ प्रोट्रूड करते हैं। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की पोलैरिटी होती है, वो एंड जिसके फिफ्थ कार्बन के शुगर के फिफ्थ कार्बन का में फॉस्फेट फ्री होता है उसको हम कहते हैं 5 प्राइम एंड, और वो शुगर के थर्ड कार्बन का OH जिस एंड में फ्री होता है उसको हम लोग कहते हैं 3 प्राइम एंड। जैसे हमने एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाया, हम दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे बट एंटी पैरेलल, मतलब ये ऐसे नहीं, दूसरा चेन उल्टा होगा, सच दैट अगर एक चेन की पोलैरिटी हम कहते हैं 5 प्राइम 3 प्राइम तो दूसरे चेन की पोलैरिटी होगी 3 प्राइम 5 प्राइम। आप देखेंगे ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में यहां तक दिस इज योर बैकबोन, दिस इज योर बैकबोन, इस बैकबोन से बेसेस अंदर की तरफ प्रोट्रूड हो रहे हैं। सो दिस इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, दिस इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट एंड द बेसेस दे आर प्रोट्रूडिंग टुवर्ड्स द इनसाइड। ये जो अंदर में बेसेस हैं, ये बेसेस की पेयरिंग फिक्स होती है। पेयरिंग के कुछ नियम है, पहला प्यूरीन के साथ हमेशा पाइरिमिडीन ही पेयर करेगा, एंड सेकेंडली जब भी ग्वानिन होगा तो उसके साथ साइटोसिन पेयर करेगा विद ट्रिपल बॉन्ड, एंड एडेनिन के साथ थाइमिन पेयर करेगा विद डबल बॉन्ड। ठीक, ये सारे नियम दिए थे चार्गफ ने, तो इसको हम लोग कहते हैं चार्गफ प्रिंसिपल व्हिच स्टेट्स दैट, मैं यहाँ पर चार्गफ प्रिंसिपल आपके रिवीजन में वो स्लाइड छूट गया है, उन्होंने कहा था द रेशियो ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन इज इक्वल टू 1 एंड कांस्टेंट, यानी कि किसी भी डीएनए में जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा, तो इनका रेशियो हमेशा 1 एंड कांस्टेंट ही आएगा। फिर अगला सवाल जो 3 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बेस पेयरिंग, 4 पॉइंट लिखें, इसमें से कोई 3 आपको लिखने के लिए आता है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। पहला है ये बेस पेयरिंग हर डीएनए, हर जीन, हर ऑर्गेनिज्म का डीएनए का यूनिक होता है, जो उस डीएनए को अदर एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। सेकेंड, अगर आपको एक स्ट्रैंड के डीएनए का सीक्वेंस मालूम है तो आप दूसरे का प्रेडिक्ट कर सकते हैं। थर्ड, अगर आपका दोनों डीएनए स्ट्रैंड को अलग कर दिया जाए, बोथ ऑफ देम दे कैन एक्ट एज अ टेम्पलेट एंड मेक द कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स, 10 1 से 2 डीएनए आपका बन जाएगा। एंड फोर्थ, इसकी वजह से हमारा जेनेटिक्स का पढ़ना, हमारी जेनेटिक्स पर पकड़, हमारी सोच, ऑल द जेनेटिक इंप्लीकेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर इट बिकेम वेरी क्लियर। इज दैट क्लियर? सो यहां तक हमने पढ़ा था। अब हमारा अगला सवाल ये है कि हमने ये पढ़ लिया कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना है, हमने ये पढ़ लिया कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनाते हैं, हमने ये पढ़ लिया जैसे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है वैसे हम 2 चेन बनाते हैं तो हम डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। तो अब अगला हमारा आखिरी सवाल, ये डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हेलिकल कैसे होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस हेलिकल डीएनए एंड हाउ टू मेक इट हेलिकल। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का लेक्चर, और ये जो डबल हेलिकल डीएनए का स्ट्रक्चर है इसको सबसे पहले एल्यूसिडेट यानी कि समझाया, बताया और एक्सप्लेन किया 2 साइंटिस्ट ने जिनका नाम है वॉटसन एंड क्रिक, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ये वॉटसन एंड क्रिक ने कहा कि ये जो डीएनए डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है, यानी कि जो 2 चेन का बना है, ये चेन बेसिकली आपस में घूमे हुए हैं, यानी कि हेलिकल इन शेप है। इसीलिए हम कहते हैं कि डीएनए इज अ डबल हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब सवाल उठता है इनको अंदर से ये फीलिंग कैसे आई, राइट, कि डीएनए का स्ट्रैंड हेलिकल होना चाहिए, ये दोनों रस्सी आपस में घूमी हुई रहती होंगी, ऐसा उनको कैसे एहसास हुआ। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बताऊं, जो वॉटसन थे उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि जो शुगर एंड फॉस्फेट चेन है वो बैकबोन बनाते हैं, जैसा मैं आपको बार बार बोल रही हूं, ये जो हमारा शुगर है और फॉस्फेट है
उन्होंने ये पता कर लिया था ये बैकबोन बनाते हैं और बेस अंदर की तरफ प्रोट्रूड करता है। सिमिलरली अगर आप दूसरे डीएनए के लिए भी देखें तो उसमें भी डबल स्ट्रैंडेड होता है ना डीएनए, तो ये अगर आपका बेस है तो इसमें से फिर ये शुगर एंड फॉस्फेट है। उन्होंने ये इसको कैसे इमेजिन किया? क्या आपने कभी रस्सी की सीढ़ी देखी है? रस्सी की घर पर बिल्डिंग पर जब पेंट होता है तो पेंटर्स नॉर्मली रस्सी की बनी हुई सीढ़ियां, ठीक है, रोप लैडर्स से ऊपर चढ़ते हैं। हाउ डज द रोप लैडर लुक? जस्ट सी दिस, अ रोप लैडर हैज रोप्स, यहां पर रोप्स होते हैं दोनों तरफ, ठीक है, एंड दीज रोप्स आर कनेक्टेड बाय some wooden रग्स जिसपे पैर रखकर हम ऊपर चढ़ते हैं, राइट? तो वॉटसन को ने इसकी डीएनए की तुलना इस रोप लैडर से की। उन्होंने कहा कि ये जो डीएनए में शुगर एंड फॉस्फेट का बैकबोन है, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंट्स द रोप ऑफ द लैडर, ठीक है, और ये जो बीच में बेस पेयर है जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दिस इज समथिंग सिमिलर टू द रग्स ऑफ द लैडर, ठीक है। यानी कि जो रस्सी की सीढ़ी होती है उसकी दोनों तरफ की रस्सी, he said it is something, he imagined this DNA डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को उन्होंने एक रस्सी की सीढ़ी के जैसे इमेजिन किया कि इसकी जो शुगर एंड फॉस्फेट जो बैकबोन है, दिस इज समवेयर he compared it with the ropes of the ladder, and जो बेस पेयर जो हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं उसको उन्होंने कंपेयर किया with the stairs, with the rungs। इसको हम लोग just see this, the sugar phosphate chains are like the side ropes of the rope ladder and the nitrogenous bases they form the rungs जिस पे पैर रखकर हम चढ़ते, ऐसा उन्होंने इमेजिन किया। ठीक, अब तो ये तो डबल का बात हुआ, लेकिन ये डबल स्ट्रक्चर ऐसे हेलिकल है। जैसे आपको मैं बताऊं, पहले समय में जो डॉट पेन्स आते थे उसके अंदर रिफिल के साथ जो एक स्प्रिंग आता था, वैसा हेलिकल स्ट्रक्चर होगा। देखिए ये तो अब इसको, ये स्ट्रक्चर जो है आपका, इसको हेलिकली घुमाया जा सकता है, ठीक, ये हेलिकल होगा। ये उनको अंदर से कैसे एहसास हुआ? उन्हीं के समकालीन यानी कि कंटेम्पररी, ठीक है, देयर वर टू साइंटिस्ट, हु वर दे? आई जस्ट शो यू देम। ये तो मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूं कि उन्होंने कैसे इमेजिन किया कि जो शुगर एंड फॉस्फेट है, they basically represent the rugs, the backbone, and they represent the rungs of the ladder। ठीक है, अब ये हेलिकल कैसे है, इसके लिए they were inspired by two scientists, one of them is Maurice Wilkins and the other is Rosalind Franklin। Maurice Wilkins and Rosalind Franklin ने डीएनए का एक्स-रे पिक्चर निकाला था, जिसको हम एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। और उस एक्स-रे, ये देखिए उनका जो डीएनए का एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी फिगर, इसको देखने से ऐसा लग रहा है जैसे डीएनए इस तरह का हेलिकली अरेंज्ड है। तो वॉटसन एंड क्रिक के हाथ इनका डीएनए का एक्स-रे फोटोग्राफ लगा। तो एक तो उनको बैकग्राउंड में पता था, उन्होंने इमेजिन किया था डीएनए को जस्ट लाइक अ रोप लैडर, ठीक है। अब ये जो रोप लैडर है, आपने कितनी बार देखा होगा, बहुत जगह पर ऐसे स्पाइरल, मैं भी दिखाऊंगी, हेलिकल सीढ़ियां भी होती है, ठीक। तो ये लैडर को स्पाइरल भी बनाया जा सकता है, बट स्पाइरल होगा ये उनको कैसे पता लगा? यू कैन सी दिस, मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन ने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी निकाला था डीएनए के स्ट्रक्चर का। एक्स-रे डिफ्रैक्ट किया जब उससे पास किया, और उसके बाद जो उनके सामने जो उसका शेप आया, जो फोटो आया, वो ऐसा था, ठीक। जेम्स वॉटसन लर्न फ्रॉम देयर रिसर्च दैट डीएनए वाज हेलिकल इन शेप। जेम्स वॉटसन ने उनके इस रिसर्च से उनको ये पता लगा था कि ये हेलिकल होना चाहिए, इसीलिए बाद में नोबेल प्राइज इनको भी साथ में मिला था। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं डीएनए के स्ट्रक्चर का हेलिकल स्ट्रक्चर डिसाइफर करने में इनके एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी का भी योगदान रहा। So let us see what is this, what do we mean by a helical structure। मैं आपको एक चीज बता दूं, अक्सर लोग हेलिकल स्ट्रक्चर को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। कैसे? आपको लगता है हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है जो ऐसे ऐसे, मतलब मैंने दो रस्सियां ली और दोनों रस्सी को ऐसे 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 घुमा दिया, ठीक है, ऐसे दो रस्सी ली
और उसको जस्ट ट्विस्ट कर दिया, दैट इज नॉट हेलिक्स। 3D में वैसा हेलिक्स नहीं होता, ठीक है, कि दो रस्सी ली और दो रस्सी को ऐसे एक तरफ दो रस्सी ली, गांठ बांध दिया और ऐसे चोटी के जैसे दोनों को ऐसे घुमा दिया, दैट इज नॉट द हेलिकल स्ट्रक्चर जो वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डिस्क्राइब किया था। एक्चुअली हेलिकल स्ट्रक्चर समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे एक आपने हेलिकल स्प्रिंग देखा है, आपने देखा है मोटरसाइकिल वगैरह में आगे में जो शॉक अब्जॉर्बर होता है वो ऐसा उसके अंदर हेलिकल स्प्रिंग होता है, या पहले समय में जो डॉट पेन्स यूज होते थे उसमें हेलिकल स्प्रिंग होता है। एक और अच्छा एग्जांपल बता दूं, हेलिकल सीडी, दैट इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा है। नाउ आई विल सीक योर अटेंशन एंड पेशेंस। मैं आपका अटेंशन और पेशेंस दोनों मांग रही हूं डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए। Now I will make something on the board and I will also use some props and I hope you will understand after that. उन दोनों को देखने के बाद अब सुनिए, ये हमारा जो डीएनए है, अगर ये ऐसा तो नहीं है, ठीक है, जो अक्सर बच्चे बना देते हैं छोटे क्लास में, एक्चुअली ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है। मैं बताऊंगी दोनों में डिफरेंस। आप देखो इन दोनों को मैंने पैरेलल रखा है, इनको पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल है। डीएनए ऐसा होता है, न कि ऐसा। दिस इज अ राइट हेलिकल स्ट्रक्चर। अब ये हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है आपको बताएं? डीएनए बेस पेयर्स का बना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, से दिस इज वन बेस पेयर, ठीक है। अब हमने इसको इमेजिन कैसे किया था, एक बार हम एक डायग्राम देख लें इसको कंपेयर करने के लिए, फिर हम वापस आएंगे। इस डायग्राम को हम देखें, यहाँ पर ये जो आपका बेस पेयर बना हुआ है, तो ये एक बेस पेयर है, जैसा मैंने यहाँ पर बनाया थायमीन एंड एडेनिन का ये एक बेस पेयर है, वैसे एक और बेस पेयर है, ठीक है। अब वॉटसन एंड क्रिक ने क्या कहा था, यहाँ शुगर एंड फॉस्फेट किसके बराबर है, जो रस्सी वाली सीढ़ी है उसकी रस्सी के बराबर है, ठीक। और ये बेस पेयर बराबर कौन है, द रग्स ऑफ द लैडर, जिसपे पैर रखकर आप ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या कहा उन्होंने, ठीक है, यहाँ शुगर फॉस्फेट होता है, यहाँ शुगर फॉस्फेट होता है, यहाँ बेस पेयर होता है, बट ये जो दो बेस पेयर है इनके का डिस्टेंस फिक्स है, एंड दिस डिस्टेंस इज 0.34 नैनोमीटर। मैं भी आपको लिखूंगी, ठीक है, ये ऐसा, तो ये ऐसा हुआ, फिर 0.34 नैनोमीटर पर ऐसे, 0.34 नैनोमीटर नहीं, ये ऐसी सीधी सीढ़ी नहीं है, ये सीढ़ी ऐसी है कि एवरी अदर स्टेप, जो अगला स्टेप है वो 36 डिग्री पर बेंट है, ऐसा नहीं, 36 डिग्री पर बेंट है, यानी कि ये ऐसे है थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट वाला और 36 पे है, नेक्स्ट और 36 पे है, और 36 पे, और 36 और, ठीक, सच दैट दिस इज ओनली 180 डिग्री टर्न। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस 180 डिग्री टर्न? अगर आप इसको इमेजिन करें और हम इसको एक दो, जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं एक पेन ले आऊं। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, जस्ट सी दिस, मैं यहां लिख रही हूं 1 और मैं यहां लिख रही हूं 2, आई डोंट नो, सी मैंने यहां लिखा है 1, मैंने यहां लिखा है 2, ठीक है। अब इसको आप ऐसे देखो, ठीक, मैंने इसको ऐसे 36 डिग्री टर्न किया, फिर अगला डिस्टेंस हम मेंटेन करेंगे, डिस्टेंस कितना है 0.34 नैनोमीटर, अगला 0.34 लेकिन 36 डिग्री और कर्व, और 36 और 36 और दो के बीच का ये सीढ़ी बना रहे बेटा, ये एक सीढ़ी, ये दूसरी सीढ़ी, ये तीसरी सीढ़ी, ये चौथी सीढ़ी, ये पांचवी, ऐसा पांचवी सीढ़ी आते आते छठी सीढ़ी ऐसे आएगी। अब यहां देखो, यहां 2 है, यहां 1 है, दैट मींस दिस इज 180 डिग्री टर्न, दिस इज 180 डिग्री टर्न। मतलब पहले हमारा ये बुक था आपका ऐसे, जस्ट सी दिस, यहां मैंने लिखा था 1, यहां लिखा है मैंने 2, ठीक। अब हम इसे ऐसे ऐसे कर्व कर रहे हैं सच दैट ये ऐसा हो गया 2 and 1, सो ये तो 180 डिग्री टर्न हुआ। 360 डिग्री टर्न कब होगा, जब ये घूमकर वापस यहां पर क्या आ जाएगा, यहां 1 और यहां 2 वापस आ जाएगा, then we will call it as a 360 degree turn. So we'll do it once again to make you understand. मैं आपको पूरा हेलिक्स समझा रही हूँ, प्लीज see it once again. यहाँ मैंने लिखा है 1, यहाँ मैंने लिखा है 2. Say this is your उन्होंने सीढ़ी से कंपेयर किया था, सीढ़ी की ये जो रस्सी है दिस इज शुगर एंड फॉस्फेट, दिस इज शुगर एंड फॉस्फेट, और ये जो रग्स है दिस इज इक्वल टू द बेस पेयर, ठीक है। अब दो बेस पेयर की दूरी कितनी है 0.34 नैनोमीटर पर, ये 36 डिग्री कर्व है, ठीक है। फिर अगला वाला
फिर 0.34 इसके ऊपर आएगा 0.34 लेकिन 36 डिग्री कर्व, उसका वाला और ऊपर लेकिन 36 डिग्री कर्व, ऐसे करके ये बढ़ेगा। तो मैं एक ही को बढ़ा रही हूँ, ऐसा, अगला ऐसा, उसका अगला ऐसा, उसका अगला ऐसा, अगला। ये वन टर्न नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर 2 और 1 आ गया है, राइट? दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 1, ठीक? अभी फिर घूमेगा, फिर घूमेगा, दिस 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 दिस। जब वापस ऐसे आ गया कि वापस 1 यहाँ आ गया और 2 यहाँ आ गया, तब हम इसको क्या बोलेंगे? 360 डिग्री टर्न। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मैं आपको ये बता रही हूँ, ये एक है, ये एक है, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 0.34 नैनोमीटर पर, ये 36 डिग्री पर है। उसका अगला वाला फिर 36, उसका अगला फिर 36, अगला, सच दैट एक समय आएगा जब ये सीढ़ी इसके ऊपर आ जाएगी। दिस इज नॉट वन टर्न, क्यों? क्योंकि अभी 180 डिग्री टर्न है, ठीक है? हम ऐसे स्टार्ट किए थे, ऐसे, और अभी ऐसे हुआ है 180, फिर इसको घूम के ऐसे आना है, ठीक? तो जब ये वापस ऐसे आ जाएगा तो हम 360 डिग्री टर्न बोलेंगे। इस तरह का हेलिक्स, जैसा कि आप बेटा यहाँ पर देखिए, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, जैसा कि आप इस तरह की सीढ़ियों में देखते हैं। अगर आप इस सीढ़ी को देखेंगे, प्लीज सी इट वेरी केयरफुली, डीएनए का हेलिक्स आपको अच्छे समझ में आएगा। ये दो सीढ़ी के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है, लेकिन ये सीढ़ी और ये सीढ़ी देखिए थोड़ी ऐसे, ये ऐसे थी तो ये थोड़ी ऐसे, फिर ये थोड़ी और ऐसे, थोड़ी और ऐसे, सच दैट एक समय आएगा जब फर्स्ट सीढ़ी के ऊपर एक और सीढ़ी आ जाएगी, बट दिस इज नॉट वन टर्न, ठीक है? इसके ऊपर ये ऐसे ऐसे, इट्स नॉट वन टर्न, दिस इज, उसके बाद ये और घूमेगी जब तक 360 डिग्री टर्न ना कर जाए, ठीक? सो दिस इज हाउ द डीएनए लुक्स। सो फॉर द लास्ट टाइम आई विल टेल यू, उन्होंने कहा कि जो डीएनए का ये जो बैकबोन है ये शुगर एंड फॉस्फेट का है, बीच में बेसेस होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज फिक्स 0.34 नैनोमीटर, बट इट इज 36 डिग्री इंक्लाइन। अगर 36 डिग्री इंक्लाइन, हर बार 36 डिग्री इंक्लाइन होंगे तो 360 डिग्री टर्न में आई नीड 10 स्टेप्स, है ना? 36 प्लस 36, आप 36 को इंटू 10 करो तो आपका 360 डिग्री टर्न हो जाता है, ठीक है? ये एक है, दूसरा वाला ऐसे 36 डिग्री, फिर तीसरा 36, फिर ऐसा 36, ऐसा अगर आप 10 बार घुमाएंगे तो 360 डिग्री टर्न होगा, ठीक है? 10 टाइम्स में। तो इस तरह से वन हेलिक्स कंप्लीट होता है, जैसा कि आप किसी भी सीढ़ी में देखते हैं। यू कैन सी दिस, द डिस्टेंस बिटवीन टू सीढ़ी इज फिक्स्ड, द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज फिक्स्ड, दिस, बट दे आर लिटिल बिट इंक्लाइंड। ये अगर ऐसा है तो ये थोड़ा बेंड है, थोड़ा बेंड है, थोड़ा बेंड है, सच दैट ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। इस केस में हमारा एंगल फिक्स है कितना? 36 डिग्री, सच दैट 10 ऐसे बेस पेयर्स में क्या होगा? 360 डिग्री टर्न हो जाएगा। 360 डिग्री टर्न मींस दिस 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 इज नॉट 360 डिग्री टर्न, फिर घूम के वापस दिस इज 360 डिग्री टर्न। अगर दो के बीच में 36 डिग्री है तो 10 के बाद क्या होगा? वो पूरा 360 डिग्री टर्न हो जाएगा, सच दैट फर्स्ट एंड 10th will be exactly on top of each other, ठीक? This is one helix। फिर similarly जैसे सीढ़ी आपकी मूव करती है, ठीक है? तो इस तरह से we will go through these diagrams once again। ये है आपका जो मैं 360 डिग्री के लिए बता रही थी। अब that means the DNA is not coiled like this, it is not like this, it is actually like this, like this। This is one base pair, 2, 3, 4, और ये अब ऐसे कर्व करेगा 5, 6, 7, 8 and then like this 10, such that from जब ये घूमता है आप नोटिस करोगे, फिर ये ऐसे जाएगा, आप नोटिस करोगे जब भी सीढ़ी मूव करती है तो एक इसकी अभी इसकी ये डायमीटर फिक्स होगी। डायमीटर फिक्स क्यों होगी? क्योंकि दो के बीच का डिस्टेंस फिक्स है एंड एंगल फिक्स है, ठीक है? वो 36 फिर ऐसे आया, फिर 36 पे, मतलब 10 पे 360 डिग्री टर्न हो जाएगा, such that the diameter of this DNA will come out to be constant, ठीक है? ये जो कांस्टेंट, आप ये सीढ़ी भी देखो ना, इसके लिए तो डायमीटर एकदम कांस्टेंट आ रहा है, क्यों? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेयर्स इज फिक्स एंड द एंगल इज आल्सो फिक्स, एकदम एंगल फिक्स है, कितने एंगल पे उसको टर्न करना है, ठीक? क्योंकि हमने यहाँ 36 डिग्री लिया है ट्विस्ट, तो 10 के बाद वो पूरा 360 डिग्री वापस टर्न करके ऊपर आ जाता है, फिर वो ऐसे ऐसे, सच दैट इसका मतलब फर्स्ट एंड 10th एक के ऊपर होंगे, सेकेंड एंड 11th एक के ऊपर एक होंगे, थर्ड एंड 12th एक के ऊपर एक होंगे, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिस विल अगेन रिपीट, ठीक है? तो ये जो आपका स्ट्रक्चर हेलिकल सीढ़ी के जैसा तैयार होता है, दिस इज फाइनली द स्ट्रक्चर ऑफ योर डीएनए।
एंड ये जो डीएनए, लेट अस सी, फाइनली इट लुक्स लाइक दिस। आप देख सकते हैं ये बेस पेयर्स के बीच में, आई शो यू सम डायग्राम्स हियर। एक तो वो कैसे डबल, बाद में ऐसा कॉइल, यू सी, ये देखिए इन सब के एंगल्स बदल रहे हैं एंड ये डिस्टेंस फिक्स है एंड एंगल भी फिक्स है। दिस इज 36 डिग्री, फिर ये 36 डिग्री, फिर ये 36 डिग्री, 36 36 36 करते करते क्या होता है, 10 बेस पेयर्स के बाद देयर इज अ कंप्लीट 360 डिग्री टर्न सच दैट फर्स्ट एंड 10th they are on top of each other, second and 11th they are on top of each other। इस तरह से डीएनए आपका कॉइल होता है। अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे, अगर मैं आपको एक हेलिकल सीढ़ी ही नहीं दिखा दूं, तो आप देखेंगे इस सीढ़ी में एक जगह दिस these grooves are formed। if you see this there are grooves। अब ये सीढ़ी घूमने की वजह से यहाँ पर और यहाँ पर एक बार ये ज्यादा है और ये कम आता है। आई शो यू, दिस इज कॉल्ड एज मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव। अब हम डायरेक्ट डीएनए पर ही आ जाते हैं। अब यहाँ अगर देखोगे डीएनए के घुसने की कॉइल की वजह से एक जगह जब ये जाएगा, दिस इज माइनर ग्रूव, दिस इज मेजर ग्रूव। उसके उल्टा में ये तो ठीक से नहीं दिख रहा है आपका मेजर एंड माइनर, मैं आपको भी जो डायग्राम है उसमें मैं आपको दिखाऊंगी क्लियरली। सो एक बार आ जाते हैं फाइनली, ये जो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए है इसको किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। अगर आपको ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो आप शुरू से सब कुछ लिखेंगे। या आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। आपको अब हेलिक्स समझ में आ गया ना, ये डीएनए कैसे घूमता है। यू कैन सी दिस, नाउ सी दिस, दिस इज अ गुड डायग्राम, दिस इज अ गुड डायग्राम। अगर ये आपको आता है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, जस्ट सी दैट। आप इसको ऐसा लिखेंगे कि दिस डीएनए इज कॉइल्ड, द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर एंड दिस डीएनए कॉइल्स अराउंड ईच अदर सच दैट वन हेलिक्स, वन कंप्लीट हेलिक्स यानी कि 360 डिग्री टर्न, वन कंप्लीट 360 डिग्री टर्न में बीच में कितना बेस पेयर होगा, 10 बेस पेयर्स होगा। ठीक है, देयर आर 10 बेस पेयर्स। तो अगर दो के बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है एंड वन हेलिक्स में 10 ऐसे बेस पेयर्स पाए जाते हैं, तो वन हेलिक्स का लेंथ कितना होगा इनटू 10, दिस विल बी 34 नैनोमीटर। बात समझ में आई? फिर से देखो, मैंने कहा कि ये वन हेलिक्स में 10 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, one helix has 10 base pairs, distance between two base pair is 0.34 नैनोमीटर। तो 10 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, है ना, 0.34 नैनोमीटर, सॉरी हाँ 34 नहीं 0.34 नैनोमीटर, तो उसका टोटल कितना होगा 3.4 नैनोमीटर, यानी कि वन हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। इज दैट क्लियर? फिर से देख लो, डीएनए हेलिकली कॉइल्ड है। आई डोंट नो, आई एम नॉट फीलिंग सैटिस्फाइड। डीएनए का जो बैकबोन है वो शुगर एंड फॉस्फेट का है, बेस पे रग्स बनाते हैं, पर ये एक के ऊपर एक नहीं है, ये थोड़े टिल्टेड है, जस्ट लाइक अ सीढ़ी। ये ऐसे 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 घूमते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर एंड द कर्व इज 36 डिग्री सच दैट 10 बेस पेयर्स के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद एक कंप्लीट टर्न हो जाता है, यानी कि कंप्लीट हेलिक्स हो जाता है। तो अगर दो बेस पेयर की दूरी 0.34 नैनोमीटर है और 10 पर अगर एक कॉइल होता है, तो एक हेलिक्स का लेंथ कितना हुआ, 0.34 नैनोमीटर इंटू 10 दैट इज 3.4 नैनोमीटर होता है। ठीक, जब ये डीएनए घूमता है तो घूमने की वजह से जब भी घूमता है तो एक तरफ ये आपका ज्यादा घुसा हुआ रहता है, एक कम। दिस इज कॉल्ड एज मेजर ग्रूव एंड दिस इज कॉल्ड एज माइनर ग्रूव। ठीक है, माइनर ग्रूव। और एक और चीज आप देखेंगे, ये जो डीएनए का डायमीटर है ये कांस्टेंट है एंड दिस डायमीटर इज इक्वल टू 2 नैनोमीटर। इसका ये डायमीटर 2 नैनोमीटर के बराबर होता है। इज दैट क्लियर? ठीक, सो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आपने देखा कि मैंने इस डीएनए को ऐसे नहीं बनाया, मैंने इस डीएनए को ऐसे बनाया। ये दोनों लाइन पैरेलल पैरेलल पैरेलल। दिस इज अ माइनर ग्रूव, दिस इज अ मेजर ग्रूव, दिस इज मेजर, वन माइनर, देन अगेन माइनर मेजर, वन माइनर टू वन माइनर और वन मेजर टू वन मेजर इज वन हेलिक्स। मैंने क्या बताया यहाँ पर, फिर से देखो, एक बार फिर से देखो। दिस इज अ मेजर ग्रूव, दिस इज अ माइनर ग्रूव। ठीक, नाउ दिस इज अ मेजर एंड दिस इज माइनर। तो एवरी टाइम and this two makes one helix. 180 degree turn is not one helix, 360 degree turn ऐसे, this is not one helix, this is one helix। जब 360 degree turn होगा,
ठीक है, तो 360 डिग्री टर्न के बीच में 10 बेस पेयर्स है, दो की दूरी 0.34 नैनोमीटर, तो एक हेलिक्स का लेंथ हो गया 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, इसका डायमीटर कांस्टेंट होता है, दिस इज 2 नैनोमीटर, इसका एक कांस्टेंट डायमीटर होता है, एंड इसको कहते हैं मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव, देन दिस इज मेजर माइनर, देन दिस इज मेजर माइनर, वन मेजर टू वन मेजर, ठीक है, और वन माइनर इसके बाद आएगा टू वन माइनर इज वन हेलिक्स। एक हेलिक्स होता है वन माइनर टू वन माइनर और वन मेजर टू वन मेजर, दैट इज कॉल्ड एज वन हेलिक्स। ठीक, तो अगर आपको आता है 5 मार्क का क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द डबल हेलिकल मॉडल एज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक, आप ये सारे पॉइंट लिखेंगे। आप लिखेंगे डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है, द बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट एंड द बेसेस आर इनसाइड, द टू चेन्स आर एंटी पैरेलल, दैट मींस इफ वन इज 5 प्राइम 3 प्राइम, द अदर इज 3 प्राइम 5 प्राइम, द टू स्ट्रैंड्स are paired through hydrogen bond, देखो यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड भी थाइमिन एंड एडेनिन के बीच में डबल है, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में इट इज ट्रिपल, ये सब चीजें आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे the diameter comes out to be constant, the diameter is 2 nanometer, the helix, एक complete helix आपका बनता है 3.4 nanometer में, the distance between two base pair is 0.34 nanometer, just see this, it is clearly given here, the distance between two base pair is 0.34 and since 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर एक कंप्लीट हेलिक्स बनाते हैं, so one helix is actually 3.4 नैनोमीटर। इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पर दो बेस का डिस्टेंस एंड एंगल फिक्स है, तो हमेशा 10वां बेस एकदम एक के ऊपर एक आएगा, फिर 10वां एक के ऊपर एक, सच दैट जो डीएनए का डायमीटर बनेगा वो कांस्टेंट बनेगा। अगर आपका एंगल किसी का 36 फिर किसी का 20 किसी का 40 डिस्टेंस ज्यादा और कम होता ना, तो कहीं सीढ़ी ऐसे बाहर जाती कहीं पतली जाती, कहीं बाहर जाती कहीं पतली जाती, पर यहाँ क्या है दोनों का डिस्टेंस सेम और इंक्लिनेशन एकदम सेम। ठीक, उसकी वजह से ये जो डीएनए का डायमीटर है वो आपका कांस्टेंट आता है। ठीक है, जस्ट लाइक अ हेलिकल सीढ़ी। ठीक है, और एक जब 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है, दो का दूरी 0.34 नैनोमीटर, तो पूरे एक हेलिक्स का 3.4 और घूमने की वजह से एक तरफ ज्यादा घुसता है एक जगह कम, दिस इज कॉल्ड एज योर मेजर ग्रूव, दिस इज कॉल्ड एज योर माइनर ग्रूव। अगर इधर मेजर इधर है तो अगले का मेजर यहाँ होगा, माइनर यहाँ होगा एंड उसके अगले का यहाँ होगा। वन मेजर टू वन मेजर और one minor to one minor, this is considered as one helix. So one helix will have 10 base pairs, ठीक है, and they are all 36 degree inclined such that 10 base pair के बाद completely एक बार ऐसे पूरा घूम जाता है, this is one helix, ठीक, and the diameter is constant, that is 2 nanometer. The diameter is 2 nanometer, the helix is in 10 nucleotides are present in every helix, the two successive base pairs are 0.34 nanometer होगा, ठीक, 0.34 nanometer apart. The coiling of the DNA causes two grooves, one is called the major groove and the other is called as minor groove. One major to one major or one minor to one minor is 1. So with that, the complete structure of the DNA is over. Let us quickly, मैंने बहुत बार बोल दिया, मैं आपको बोर भी कर रही हूँ, but let us quickly very quickly revise. Finally, you know, हम लोग कहते हैं DNA is a double helical polynucleotide chain. So पहले हमने पढ़ा it is just like a building up model. Building model मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो हम उनको बॉक्सेस लागो एक गेम देते हैं जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और बच्चे उनको जोड़कर गाड़ी बनाते हैं, कभी ट्रैक्टर बनाते हैं। So that is called a building block game. तो ये भी एक बिल्डिंग ब्लॉक गेम है। सबसे पहले मैंने आपको एक दिया शुगर, आपने उस शुगर के 5वें कार्बन के साथ जोड़ा है फॉस्फेट, तो आपका बड़ा न्यूक्लियोसाइड। फिर पहले कार्बन के साथ आपने जोड़ा तो आपका बेस जोड़ा तो आपका बड़ा न्यूक्लियोटाइड। जैसे एक न्यूक्लियोटाइड बना, आपने बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जोड़ा, आपका बना एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आपने उसको उल्टा कर दिया, एक और बना लिया, वो बना डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सच दैट उसका बैकबोन किसका बना, शुगर एंड फॉस्फेट का। बेस क्या है, अंदर की तरफ प्रोट्रूडेड है, बेस पेयरिंग फिक्स है। चार्गफ ने बताया था, प्यूरिन विद पायरिमिडीन, ठीक, एंड एडेनिन विद थायमिन, डबल बॉन्ड, गुआनिन विद साइटोसिन, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। ये जो डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो फाइनली हेलिकल होता है। इसकी आइडिया वाटसन एंड क्रिक को किससे आई, तो वो आपकी विल्किंस एंड क्या बोलते हैं, रोजलिन एंड विल्किंस, वो दो जो साइंटिस्ट थे, लिटिल बिट आई एम स्किपिंग ऑन द नेम्स, वन वाज
मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन, ये जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डीएनए का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बनाया था। उससे उनको देखकर पता चल गया ये डीएनए तो हेलिकल होता है। हेलिक्स का मतलब क्या हुआ, दो बेस का डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन सीधी सीधी जैसा नहीं है, ऐसे 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 नहीं है। 0.34 नैनोमीटर तो है, लेकिन 36 डिग्री का टिल्ट है। दैट 10 बेस केयर के बाद पूरा 360 डिग्री टर्न हो जाता है। जब वह पूरा 360 डिग्री टर्न हो जाता है उसको हम 1 हेलिक्स बोलते हैं, क्योंकि दो बेस पेयर की दूरी फिक्स है एंड उनका इंक्लिनेशन फिक्स है, तो ये डायमीटर कांस्टेंट आता है, ये है आपका 2 नैनोमीटर। ठीक, और क्योंकि एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर है और दो के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर है, तो एक हेलिक्स 3.4 नैनोमीटर का बना हुआ है। इसके घूमने की वजह से एक मेजर एंड माइनर ग्रुप बनता है, अगले वाले में ठीक उल्टी तरफ बनता है। एक मेजर से एक मेजर, एक माइनर से एक माइनर, एक ग्रुप, एक हेलिक्स कहलाता है। Right, so this is finally the structure of DNA as given by Watson and Crick. Right, so हमारा DNA का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब आपको पता है कि हमारा न्यूक्लिक एसिड अकेले DNA नहीं है। We have two types of nucleic acid, one of them is DNA, then the other one is yes RNA। तो अब आ जाते हैं RNA क्या है। अगर RNA को मुझे डिफाइन करना हो, जैसे मैंने DNA को डिफाइन करते हुए बोला था इट इज अ डबल हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, वैसे RNA को डिफाइन करने के लिए ये यूरासिल यहाँ होना चाहिए था, दिस शुड हैव बीन हियर, दिस शुड हैव बीन हियर, खिसक गया। वैसे मैं कहूंगी RNA को मैं कैसे डिफाइन करूंगी, सो आई विल से RNA इज अ सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बट यहाँ डिफरेंस क्या है, इट इज नॉट डबल, इट इज अ सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक, यहाँ पर भी क्या है, शुगर है, फॉस्फेट है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, जिसके फर्स्ट कार्बन के साथ यहाँ बेस है, दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, इसकी भी पोलैरिटी है 5 प्राइम 3 प्राइम। आरएनए का डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन के साथ थाइमिन की जगह यूरासिल पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ का शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर नहीं है, इसका शुगर राइबोस शुगर है। थर्ड, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, न कि डबल स्ट्रैंडेड है। राइट, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर आरएनए। अगर आप इस आरएनए को देखोगे, इसकी भी पोलैरिटी है, वो एंड है ना जिसके शुगर के 5th कार्बन का फॉस्फेट फ्री है, दैट्स 5 प्राइम एंड, एंड वो एंड जिसके शुगर के 3rd कार्बन का OH फ्री है, दैट इज कॉल्ड एज योर 3rd प्राइम एंड। So this is the structure of your RNA. So let us quickly look at the differences between the DNA and the RNA. First, it differs in 3 ways. पहला, RNA is single stranded जबकि DNA आपका double stranded होता है। The second difference is RNA का शुगर राइबोज है जिसके 2nd कार्बन में OH होता है, जबकि DNA में it is deoxyribose जिसके 2nd कार्बन पे H होता है। And third, ठीक है, ये राइबोज नहीं हो गया, आपका DNA में जहां पाया जाता है थाइमिन, वहां RNA में पाया जाता है यूरासिल। So these are the 3 differences between the two. So with that, right, we have come to an end of the structure of DNA. So this is the DNA structure and this is the RNA structure. We have done the differences, and with that, the structure of DNA, it really comes to an end. But lesson has not come to an end. You know it. I have another surprise element for you. Not a surprise anymore. You know that we are going to go through your NCERT. So quickly open chapter 6 of your NCERT and मैं आपको बताती जाऊंगी कहाँ क्या लिखा है, and आप प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ साथ लिखते जाना। जब आप पहला पेज खोलोगे, इसमें लिखा है, in the previous chapter you have learned inheritance pattern. At the time of Mendel, the nature of factors was not clear. हमें पता नहीं था ये फैक्टर क्या है, क्या चीज का बना है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक एसिड का, किसका बना है। Over the years, the nature of the genetic material was investigated. बाद में लोग पता करने की कोशिश करने लगे कि भैया ये जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या है। ठीक, बाद में पता लगा, it culminated that DNA is the genetic material. ठीक, अगर DNA है तो DNA है क्या, DNA is a type of nucleic acid and this nucleic acid, just let us see, ठीक, this is a nucleic acid and this nucleic acid is actually what? It is actually a polymer of nucleotides. So यहाँ पर again this is a polymer of nucleotides. हो गया। अब आ जाते हैं DNA and RNA, 2 तरह के nucleotides हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। We'll do it very little quickly, right? हम देख रहे हैं DNA and RNA 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन DNA ही मेरा जेनेटिक मटेरियल जैसे काम करता है। RNA
जेनेटिक मटेरियल का काम करता है बट ओनली इन फ्यू लोअर ऑर्गेनिज्म, मोस्टली वायरसेस, ठीक है, का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, सॉरी नॉट डीएनए, आरएनए होता है। यहाँ पर मार्जिन में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ आरएनए, आरएनए के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है। प्लीज आप यहाँ मार्जिन में लिख लें और यहाँ पर लिख लीजिए इसके पॉइंट्स। फर्स्ट, आरएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल, किसमें आएगा, इन सम वायरसेस, मोस्टली फंक्शंस, बट इसका ज्यादा फंक्शन इट एक्ट्स एज अ मैसेंजर। अब आप पूछोगे मैम क्या चीज का मैसेंजर, इसी चैप्टर में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। इसके अलावा इसमें कुछ और भी फंक्शन है, इट एक्ट्स एज एन अडेप्टर, ये भी मैं आपको इस चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगी, अभी आप लिख लो, ठीक। इन सम केसेस इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट मॉलिक्यूल, ये इसका फोर्थ फंक्शन है। सो दीज आर द फोर्थ फोर फंक्शंस ऑफ आरएनए। आरएनए के चारों फंक्शंस क्या हैं इस चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे, ठीक। क्लास 11 में यू हैव ऑलरेडी लर्न इनका स्ट्रक्चर, इसमें आप ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, बचा हुआ इस पेज में आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। सो नाउ प्लीज लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। यहां जाते हैं द डीएनए, यहां से, ठीक। लेट अस वी विल अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज द रिलेशन विद आरएनए। ये तो आपको बता रहा है चैप्टर का ओवरव्यू। अब यहां आ जाओ, आपका इंपॉर्टेंट डीएनए एक्चुअली क्या है, हाउ डू यू डिफाइन एज डीएनए। तो मैं चाहे जो भी लिखूं, आप एनसीईआरटी का लिखेंगे, यहां लिख लीजिए अगला क्वेश्चन, डिफाइन डीएनए। सो डिफाइन डीएनए में दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक। द लेंथ ऑफ डीएनए वेरीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ हाउ इज द लेंथ, डिफाइन डीएनए, इसका ए लिखिए, सेकंड लिखिए बी मैं बोल रही हूं सिर्फ, मैं लिख नहीं रही हूं। हाउ इज द लेंथ ऑफ डीएनए कैलकुलेटेड, तो यहां लिखिए इट इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स also called as base pairs. So ये B का आंसर हो गया। My B question is how is the length of DNA calculated? ये हो गया। उसके बाद C question है give me the length of Cy4 174 bacteriophage lambda and E. coli and haploid human के DNA का लेंथ बताइए। ये आपका B क्वेश्चन लिख लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें आप याद करेंगे 5386, बैक्टीरियोफेज लैम्डा 48502, ई कोलाई 4.6 into 10 to the power 6 and ह्यूमन में 3.3 into 10 to the power 9। Is that clear? अब आ जाओ द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इससे आपका क्वेश्चन जो आएगा, नाउ कम हियर, इस पेज में जो है आपका है, मैंने कहा डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, यही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहाँ नीचे में आपका एक फिगर भी बना हुआ है, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस पेज को देखिए, थोड़ा अगर छोटा हो जाता है ताकि हमें थोड़ी ज्यादा चीजें एक बार में दिखाई दे। सो इट हैज कम हियर। तो हमें पता है अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। फर्स्ट इसका अगर क्वेश्चन आता है, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ अ बेस शुगर, ठीक है। दिस शुगर इज राइबोज इन केस ऑफ आरएनए, डीऑक्सी एंड फॉस्फेट, दिस इज व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड, ठीक। अब आ जाते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बेसेस, इट इज प्यूरीन एंड पायरिमिडीन, ये दोनों में कॉमन होता है, ठीक। अब जब ये नाइट्रोजनस बेस लिंक हो जाता है दिस थ्रू अ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तब इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये जो मैंने ग्रीन से यहाँ डाला है, दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन एडेड इन द न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं था, ठीक। जब फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू द ओएच, इसको हम लोग फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, देखो इस फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के बारे में बता रहा है, तब आपके दो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, ठीक। जब ज्यादा न्यूक्लियोटाइड बनते हैं तब आपका एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है। तो आपको पूरा कुछ लिखना है, ठीक है, कि शुगर के फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच्ड है, थर्ड के साथ आपका बेस अटैच्ड है, और जब ये फॉस्फोडाइएस्टर, ये पूरी कहानी आपको यहाँ पर लिखनी है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, ठीक। अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैज अ पोलैरिटी 5 prime and 3 prime. Explain that a polynucleotide chain has a polarity. ये यहां से है, ठीक, ये इसके बाद से है, we will see this. यहां लिखा है a polymer thus form, इसके 5th कार्बन पे फॉस्फेट फ्री होता है and 3 कार्बन पे OH फ्री होता है, ठीक है। इस एंड को हम लोग कहते हैं 5 prime and 3 prime end, ठीक। thus it has a polarity. ये आपका क्वेश्चन, उसका आंसर हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्वेश्चन लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए के बीच का डिफरेंस, ये यहां पर लिखा है,
ठीक, अब उसका अगला जो ये पैराग्राफ है, हु डिस्कवर्ड, who gave the word nuclein, ठीक, the nuclein was given by Frederick Michel. यहाँ क्वेश्चन लिखिए, DNA is an acidic substance and it was who identified DNA for the first time. क्वेश्चन लिखिए, who identified DNA for the first time and what is the name he gave. तो आप लिखेंगे 1869 में he identified Frederick Michel and he called it nuclein. यहाँ क्वेश्चन लिखिए, यहाँ this is a question. ठीक, उसके बाद who gave the three-dimensional structure of DNA? It was James Watson and Francis Crick. How did they give it? By Morris Wilkins and Rosalind Franklin के X-ray diffraction data के आधार पर. And this model is called as the double helix model. 1953 very important date. Normally biology में date important नहीं होता, पर यहाँ important है. ठीक है? So ये बेस पेयरिंग के बारे में किसने बताया था? अरविंद चार्गव, जिसको हम चार्गव रूल बोलते हैं. एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ लिख लो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज चार्गव रूल? यहाँ लिखा है द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1. राइट, दिस इज योर चार्गव प्रिंसिपल. यहाँ क्या क्या क्वेश्चन था? डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, हु आइडेंटिफाइड डीएनए फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हाट डिड ही नेम, हु गिव द 3D मॉडल एंड फ्रॉम whom was he inspired, who gave the चार्गव रूल. अब ये आ जाएगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बेस पेयरिंग. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ ब्रैकेट पे लिख लो 3 मार्क्स. ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बेस पेयरिंग? इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट, द बेस पेयरिंग confers a unique property. Second, they are complementary to each other, therefore if sequence of one is known, the other can be predicted. Third, or both of them they can act as a template. And fourth, because of this the genetic implication of the structure of DNA became very clear. Very 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 important question, so please don't miss out on that. अब आ जाओ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस कैन बी अ 3 मार्क और a 5 मार्क क्वेश्चन. एक्सप्लेन, ठीक है, द डबल हेलिकल, एक्सप्लेन डबल हेलिकल structure of DNA as given by Watson and Crick. Structure of DNA as given by Watson and Crick, या explain the Watson and Crick model of DNA. वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा. ठीक, यहाँ क्या है? The salient features of the double helix. इसका वही जो मैंने अभी बताया था, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एंटी पैरेलल है, इनके बीच में बेसेस हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, गुआनिन ट्रिन से जुड़ेगा. दे आर राइट हैंडेड हेलिक्स. हाँ, राइट हैंडेड हेलिक्स मतलब जो वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए देखा था, राइट हैंडेड मतलब अगर कोई चीज घूमी हुई है तो वो ऐसे भी घूम सकती है, दिस इज राइट हैंडेड हेलिक्स. ऐसे भी घूम सकती है, अगर ये ऐसे घूम रही है राइट हैंडेड, ऐसे घूम रही है, दिस इज राइट हैंडेड, दिस इज लेफ्ट हैंडेड. वॉटसन एंड क्रिक ने जिस डीएनए को पढ़ा था वो राइट हैंडेड कॉइल था. बाद में कुछ लेफ्ट हैंडेड डीएनए भी हमें पाए गए थे. ठीक है, द पिच मींस 1 कंप्लीट कॉइल कितना का है? 3.4 नैनोमीटर. मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई कोई बुक में नैनोमीटर नहीं एंगस्ट्रॉम में लिखा रहेगा, तो मैं एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर का रिलेशन बता दूं. 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 नैनोमीटर. तो अगर इसी को मुझे एंगस्ट्रॉम में लिखना होगा तो मैं कहूंगी 0.34 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, 1 कॉइल इज 0.34 एंगस्ट्रॉम. तो इसलिए एंड मीटर के टर्म्स में इट इज 10 टू द पावर, इट इज 1 नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर. लेकिन बहुत सारे बुक में आपको एंगस्ट्रॉम में मिलेगा. हो गया, ये हो गया डबल स्ट्रक्चर. अच्छा, ये स्ट्रक्चर तो उतना आता नहीं है, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेना, पोलैरिटी वाला, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन शोइंग पोलैरिटी, ये थोड़ा देख लेना. अब आ जाओ, ये बेस पेयरिंग दिखा रहा है. यहाँ मैंने आज आपको यहाँ तक पढ़ा है, पेज 98 के यहाँ तक पढ़ा है. You know, consequently the distance between two base pair is 0.34 nanometer. ये देखो क्या है, the plane of one base pair stacks over the other in double helix. This in addition to hydrogen bond confers stability to the helical structure. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. What confers stability to the helical structure? प्लीज लिख लें. What confers stability to the helical structure? प्लीज लिख लें और मेरी बात को सुनें. मैं आपको ये बता रही हूं कि आपने कितनी बार सुना होगा कि एक ब्रिज है लेकिन वो टूट के गिर गई, मतलब स्ट्रक्चर वाज नॉट स्टेबल. वैसे जो हेलिकल सीडी है, जो आप लोग रांची के हैं, तो यहाँ पर एक गोपाल कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स जो है कचहरी में, जिसमें चुरू वाला भी है, उसमें आपकी जो सीडी लगी हुई है वो हेलिकल है. तो अगर आपका कहीं पर
दो सीढ़ी के बीच का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, कभी कम रहेगा, ठीक है, किसी का एंगल ज्यादा रहेगा कम रहेगा, तो उसका सीढ़ी कैसा बनेगा, कहीं पर सीढ़ी का डायमीटर ज्यादा कहीं कम, तो वो बराबर लोड नहीं ले पाएगा, तो वो सीढ़ी कभी ना कभी एक्सीडेंट में गिर सकती है। लेकिन हमने जो डीएनए बनाया, हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर क्यों एकदम स्टेबल है, क्योंकि यहाँ स्टैकिंग है। स्टैकिंग मतलब पहला ये, दूसरा तीसरा, सच दैट पहला एंड 10वां एक के ऊपर एक है, दूसरा 11वां एक के ऊपर एक है, सच दैट यहाँ का डायमीटर एकदम कांस्टेंट है। वही कहता है द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर, एक का दूसरे पर स्टैक है, तीसरे पर स्टैकिंग है, स्टैकिंग का डिस्टेंस एंड एंगल सेम है। इसके अलावा जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से ये बेस पेयर जुड़े हुए हैं, ये दोनों चीज डीएनए को एडिशनल स्टेबिलिटी देते हैं, राइट। सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर टिल पेज 98। हमने डीएनए का स्ट्रक्चर थॉरली पढ़ लिया। वी हैव स्टडीड एवरीथिंग that is required to know how to make a DNA, right from a sugar base phosphate, from a nucleotide to a polynucleotide to a double and to a helical structure. We have discussed each and every question from the NCERT as well. I'm sure by this time यहाँ तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बट मैं बार बार कह रही हूँ आप पहली बार पढ़ रहे हैं, सो प्लीज रीविजिट दिस वीडियो वंस अगेन। ठीक, एक बार आपने सुन लिया, जब भी बैठे पढ़ने कॉपी पेन लेकर बैठे, इंपॉर्टेंट चीजों को जैसे मैं समझाती हूँ लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, कोशिश करें उसका खाना ना खाकर तुरंत आधे घंटे बाद आए, दोबारा वीडियो को सुने, इस बार फास्ट फॉरवर्ड करके सुन ले, 2x पे सुन ले, और जो जो बोला गया खुद से लिखकर उसे प्रैक्टिस करिए एंड क्वेश्चन आंसर्स को तुरंत याद कर लीजिए। आई एम गोइंग टू टेल यू, आपकी इस सिलेबस 12th की सिलेबस की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पर फतह हो जाएगी। यू आर गोइंग टू विन इट, right? So I'm sure you all are following the way I'm telling. In my next lecture we will move ahead from here. यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे this central dogma, ये तो मैं आपको बताऊंगी। अब ये पैकिंग ऑफ डीएनए वगैरह ये सब कुछ टॉपिक्स हैं, हम ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि why was only DNA taken as a genetic material and not RNA, वो तो बाद का है। हमें पता कैसे चला था डीएनए जेनेटिक में, so on। अभी बहुत सारी चीजें हमें और पढ़नी है। So please be regular in attending the class, do come back. Till then I will just say one thing, as I always say, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए, right? So very soon we will be meeting in the next lecture. Till then, bye bye, thank you so much.